हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं विनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का 12th लेक्चर, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर होगा, उस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है डीपीएसपी पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्ट में हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये जो हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। कोई भी पॉलिसी जहाँ इंडिया में बनेगा तो उसे जो है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी देश में लाएगी, कोई लॉ लाएगी, तो उसे जो है डीपीएसपी को जो है ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा और ऑर्डर में, रूल में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन होगा कि डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो मैं बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, डीपीएसपी जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। और डीपीएसपी जो है हमारा किस आर्टिकल में है? डीपीएसपी जो है हमारा आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि हमारा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें हमारे जो है टोटल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। पर अमेंडमेंट होने के कारण, जैसे कि हमारा जो है अभी तक जो है 103 अमेंडमेंट, 103 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में संशोधन हो चुका है। तो अभी जो है हमारे जो आर्टिकल जो है वो 450 प्लस है। और आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में जो है हमारा जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है और पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है। एक रिवाइज कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स जो है आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक लाई करता है। तो किस पार्ट में है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। फिर डीपीएसपी के बारे में जो है आर्टिकल 36 टू 51 में है। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है आर्टिकल 51A में है, क्योंकि ये जो है हमारा अमेंडमेंट था। आर्टिकल 51A में डीपीएसपी के फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसलिए है क्योंकि ये हमारा अमेंडमेंट था, इसलिए जो है इसे जो है ए करके दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग को डीपीएसपी ही पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना है, जिसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। डीपीएसपी जो है हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है और आर्टिकल 36 टू 51 में बताया गया है। अब आगे देखिए, आप लोगों को जो है सारा याद रखना पड़ेगा कि किसके बारे में जो है किस आर्टिकल में बताया गया है, क्योंकि आर्टिकल वाइज जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने जो है बहुत सारा पार्ट जो है बहुत सारे आर्टिकल को जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, दूसरे देशों बहुत सारे सोर्स से लिया है, बोरो किया है। और मैंने आप लोगों को बोरोड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से बोरो किए गए हैं, इस बारे में 2 लेक्चर में बताया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा आपका कि डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है। तो देखिए डीपीएसपी जो है आपका आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। पर एक क्वेश्चन यहाँ है, आयरलैंड ने भी जो है इसे जो है किसी दूसरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। तो ये मैं लिख देता हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन। जहां आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया हो कि किस कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो जहां वहां पर एग्जाम ऑप्शन में रहे आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग को आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ही कोई टिक करना है। अगर जहां वहां हो ओरिजिनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आप स्पेन में टिक कीजिएगा। ठीक है, आप दोनों याद रखिए। अब थर्ड पॉइंट देखिए,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताता है, मैं बताता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशंस about the aims which the government should follow in order to make India a true welfare country। देखिए डीपीएसपी में किस बारे में बताया गया, डीपीएसपी मेंशंस अबाउट द एम्स विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ ट्रू वेलफेयर कंट्री। डीपीएसपी जो है इसका जो है एक एम है, एक टारगेट है कि इंडिया को एक संप्रभुता, एक जो है बहुत अच्छा देश बनाने के लिए अ ट्रू वेलफेयर कंट्री, किसके सामाजिक तौर पे भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक तौर पर भी जो है एक ट्रू वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए जो है जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी कोई भी रूल, कोई भी लॉ, कुछ भी लाया जाएगा उसे जो है डीपीएसपी के तहत ही लाया जाएगा। और डीपीएसपी का ये एम है कि गवर्नमेंट जो है इसे फॉलो करके जो है इंडिया को जो है ट्रू वेलफेयर कंट्री बनाए। ठीक है, अ ट्रू वेलफेयर कंट्री गवर्नमेंट शुड फॉलो इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ ट्रू वेलफेयर कंट्री। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डीपीएसपी ही ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो है एम के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट का कुछ एम होना चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एम के बारे में जो है कि कुछ गवर्नमेंट का टारगेट है, कुछ एम है, उस बारे में जो है डीपीएसपी में बताया गया है कि इंडिया को ट्रू वेलफेयर कंट्री बनाना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि इंडिया अभी तक जो है ट्रू वेलफेयर कंट्री क्यों नहीं बना है, और जहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो सिटीजन्स जो है इस पर केस क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं इसका जो है विद्रोह कर रहे हैं कि डीपीएसपी जो है फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ लॉ नहीं बन रहे हैं, पॉवर्टी अभी भी है हमारे देश में, करप्शन भी है, और इकोनॉमिकली तौर पे जो है हम लोग बहुत पीछे हैं, और सोशली भी हम लोग जो है पीछे हैं। तो इसका कारण ये है कि देखिए थर्ड पॉइंट में लिखता हूँ, डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है कि डीपीएसपी इज नॉट अ जस्टिसिएबल और जुडिशिएबल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग का जो है जस्टिसिएबल और जुडिशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या, डीपीएसपी जो है हमारा जो है जस्टिसिएबल नहीं है और जुडिशिएबल नहीं है। ये जो है न्यायिक तौर पर ये जो है रूल नहीं है। अगर जहाँ आप इसका विद्रोह करते हैं तो सिटीजन्स को जो है ये ऑर्डर नहीं है कि वो जो है इस पर जो है कोर्ट में जो है केस कर सके। मैं लिख देता हूँ, एंड सिटीजन्स डू नॉट हैव राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डीपीएसपी। अगर डीपीएसपी का जो है सही से पालन नहीं हो रहा है, जो कि हमारे देश में अभी भी नहीं हो रहा है, तो सिटीजन्स को ये राइट नहीं है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डीपीएसपी का वायलेशन होने पर। इसलिए डीपीएसपी जो है जस्टिसिएबल नहीं है और जुडिशिएबल नहीं है। इसलिए जो है अभी तक जो है हमारे देश में जो है अ ट्रू वेलफेयर कंट्री जो है हमारा देश जो है पूरी तरह नहीं बन पाया है, और हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर अभी भी पीछे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि देखिए 4 पॉइंट ये आपका होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी जो है जस्टिसिएबल और जुडिशिएबल नहीं है, पर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो उसे जो है डीपीएसपी को जो है अपने मन में रख के वो पॉलिसी बनाना होगा। जो मैंने आपको बताया कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो कोई भी रूल और पॉलिसी बनेगा तो इसे ध्यान में रखते हुए बनेगा। गवर्नमेंट बिफोर मेकिंग
एनी लॉज और पॉलिसीज should keep DPSP in mind। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ और पॉलिसी बनाने से पहले जो है DPSP को जो है माइंड में रखेगी। उससे जो है इसके तहत ही जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ही जो है कोई भी लॉ बनाया जाएगा। ये जस्टिसेबल और जुडिशियबल नहीं है तो क्या हुआ, पर इसे ध्यान में रखते हुए जो है कोई भी देश में जो है लॉ और पॉलिसी बनाया जाएगा। तो देखिए DPSP में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉ और पॉलिसी बनाया जाएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताता हूँ। DPSP जो है हमारा आर्टिकल 36 to 51 है, पर उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। पहला हमारा है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जो है सभी को जो है न्याय पाने का, जस्टिस पाने का जो है इक्वल अधिकार है। कोई अमीर रहे या गरीब, दोनों को अधिकार है। अगर कोई गरीब जो है, देखते होंगे आपकी, कोई गरीब जो है अपने लिए कोई वकील हायर नहीं कर पाता है तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, इंडिया का कोई भी कोर्ट जो है उसे जो है एक वकील रखने का मंजूरी देता है कि वो उसके लिए एक एडवोकेट जो है कहता है कि ये आप एडवोकेट रखिए और इससे जो है आप जो है सुनाइए और इसके द्वारा आप केस लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जस्टिस के लिए सारे लोगों को मिलता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसी भी जाति धर्म के हो। और फ्री लीगल एड्स जैसे कि एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है और कोई भी चीज़ जो है जो कि जस्टिस पाने के लिए उसे जरूरी है वो प्रोवाइड की जाती है। ये हमारा आर्टिकल 39 में दिया गया। दूसरा आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कि पब्लिक के रहने के मुताबिक जो है वर्कर को जो है उसके वर्क प्लेस में जो है जगह मिलना चाहिए। गुड वर्क प्लेस फॉर वर्कर्स एट देयर वर्किंग प्लेस, जहाँ पे वो रहता है उसी जो है पब्लिक जैसा डिजायर करता है कि अच्छा पानी हो, हाइजीन का कंडीशन सही हो, फिर टाइमली बिजली भी वहाँ पर है। सारा चीज़ जो है एक इंसान के रहने के मुताबिक जो है उसे मिलना चाहिए उसके वर्क प्लेस में किसी भी वर्कर को। ये जो है आर्टिकल 42 के बाद में जो है इस बारे में बताया गया है। अब तीसरा है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में जो है बहुत बार जो है एनडीए और सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस आर्टिकल में है और आर्टिकल 44 में किसके बारे में बताया गया। तो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? सामान्य आचार संहिता। चाहे लोग जो है किसी भी धर्म का, कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म का हो, उस पर जो है सारा जितना भी लॉ हो एक जैसा लगे। तो ये तो हमारे देश में नहीं होता है, क्योंकि आप देखते होंगे पंजाबी लोगों को जो है, जैसे हम ही लोग, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म के लोग होते हैं एक्सेप्ट पंजाबी, उन्हें जो है हेलमेट पहनना जरूरी है जब वो रोड पर जा रहे हैं। पर पंजाबी लोगों का है कि उन्हें जो है पगड़ी पहनने का जो है अधिकार दिया गया है। तो वहीं पर आप देखते होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सामान्य आचार संहिता नहीं है, सबके लिए सामान्य रूल नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों के कास्ट रिजर्वेशन भी आप जैसे देखते हैं अलग अलग को दिया गया है। तो सारा चीज़ जो यहाँ जो है
अलग अलग तौर पर देख के दिया गया है, सामान्य तो नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक विवादित आर्टिकल है और ये जो है कभी भी इंडिया में लागू नहीं होगा। ऐसा देख के लगता है ऐसा ही होगा कि ये कभी भी इंडिया में लागू नहीं होने वाला। आर्टिकल 44 है, क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य आचार संहिता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब कुछ आर्टिकल मैं और आपको बताता हूँ। अब देखिए फोर्थ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो है न्यूट्रिशन का लेवल जो है सिटीजन्स के लिए इम्प्रूव करे और पब्लिक हेल्थ का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए और इसके लिए जो है इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा, एग्जांपल मैं देता हूँ, बिहार में जो है शराबबंदी, नीतीश कुमार ने जो है, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है शराबबंदी की। उनका ये अधिकार है कि पीपल का जो है पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव किया जाए, इसलिए उन्होंने जो है शराबबंदी की, जिससे जो है सोशल वेलफेयर पे भी बहुत अच्छा असर पड़ा। बहुत सारे लोगों में जो है अच्छा ही खुशहाली आई कि वो लोग जो है अच्छे से रह सकते हैं और सामाजिक तौर पर जो है लोगों का विकास हुआ इस काम को करने से। तो ये जो है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया गया और सोशल वेलफेयर भी हुआ, जिससे जो है इंडिया जो है ट्रू वेलफेयर कंट्री बनने में जो है अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 47 के द्वारा। फिफ्थ नंबर आप देखिए, आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 48 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आर्टिकल में जो है इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, तो वो जो है आर्टिकल 48 में बताया गया है। ये जो आपका जो है एमसीक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ सकता है। अब 6 पॉइंट हमारा हो गया आर्टिकल 51, जो कि हमारा जो है लास्ट आर्टिकल है डीपीएसपी के तौर पे। इसमें जो है प्रमोशन ऑफ आर्टिकल 51 कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो है शांति फैलाए रखनी चाहिए और हमें सुरक्षा जो है अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है मजबूत रखनी चाहिए। इसको जो है हमें जो है बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 51 में लिखा गया। जिसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा था कि मालदीव्स में जो है हमारा पीस कीपिंग फोर्स गया था, जब मालदीव्स में जो है तख्ता पलट हो रही थी। फिर श्रीलंका में भी जो है प्रॉब्लम हुआ था, तो उस समय भी हमने जो है पीस कीपिंग फोर्स भेजा था। तो ये हम लोग जो है इंटरनेशनल पीस को जो है प्रमोट कर रहे हैं। एट ए इंटरनेशनल लेवल हम लोग जो है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो है आर्टिकल 51 में बताया गया है कि हमें जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है प्रमोट करना चाहिए। और आर्टिकल 51 ही जो है ओनली आर्टिकल है जो कि आपको इंटरनल मैटर्स के बारे में बताता है, डील करता है। आर्टिकल 51 जो है आपका एक ओनली आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल मैटर के बारे में डील करता है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है इंटरनेशनल मैटर के बारे में डील करता है, तो वो आपका आर्टिकल 51 है। कौन सा इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में, वो आर्टिकल 48 है। कौन सा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में, वो आर्टिकल 47 है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है आर्टिकल 44 में बताया गया है। आर्टिकल 42 में जो है वर्कर को जो है वर्किंग प्लेस उसको जो है इम्प्रूव कंडीशन, अच्छे कंडीशन में मिलना चाहिए, उस बारे में जो है आर्टिकल 42 में बताया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 में जो है आप लोग को जो है किस बारे में बताया गया है? आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 39A में आप लोग को बताया गया है कि हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है जस्टिस में जो है लोगों को मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये आपका जो है 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। डीपीएसपी में जो है
इसी सब के मुताबिक जो है आर्टिकल से बताए गए हैं, जिसे जो है फॉलो करके ही जो है इंडिया जो एक ट्रू वेलफेयर कंट्री बन सकता है। तो इसलिए हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फिर हमने पढ़ा कि डीपीएसपी जो है किस आर्टिकल में है और कहाँ से बोरो किया गया है। फिर डीपीएसपी जो जस्टिसेबल नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया को ट्रू वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए जो है हमें जो है गवर्नमेंट को डीपीएसपी जो है माइंड में रखना चाहिए। फिर हम लोगों ने जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ा जो कि डीपीएसपी के में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, उसे जरूर से जरूर एक्सेस कीजिए। पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।